नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पवन नाइटमेयर्स। यहां हम उन कहानियों की बात करते हैं जो रात के साथ और भी गहरी हो जाती हैं। कुछ कहानियां सिर्फ सुनने के लिए होती हैं और कुछ कहानियां रात भर यादों में बनी रहती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो आइए शुरुआत करते हैं। यह कहानी है रमेश की। रमेश 38 साल का था। वह शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता था। कभी ईंट ढोता, कभी गोदाम में बोरे उठाता। उसकी पत्नी बीमार रहती थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे। जो भी वह कमाता वह दवा और किराए में ही चला जाता। कई रातें ऐसी होती जब घर में बस चाय और सूखी रोटी रहती। वह सुबह हमेशा अंधेरे में उठता था। उसने कभी अलार्म नहीं लगाया, जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी घड़ी छत से टपकती पानी की बूंदें थीं। टप टप टप, यही उसकी सुबह की शुरुआत होती। बरसात नहीं होती थी, फिर भी छत रिसती रहती थी। शुरू में हर बूंद पर गुस्सा आता था, अब आदत पड़ गई थी। कई बार उसने मकान मालिक से कहा था, हर बार वही जवाब मिलता, अगले महीने ठीक करा देंगे। वह जानता था कि वह अगला महीना शायद कभी नहीं आएगा, फिर भी हर बार सिर हिला देता था जैसे भरोसा हो। वह धीरे से उठता था ताकि पत्नी की नींद न टूटे। उसकी सांसों पर ध्यान जाता। उस दिन थोड़ी तेज थी। इसका मतलब था दवा फिर खत्म होने वाली। यह बात वह बिना पूछे समझ जाता था। जब जेब खाली होती तो आदमी डॉक्टर से पहले बीमारी पहचानना सीख जाता है। कमरे के कोने में उसके बच्चे सो रहे होते, उसका बेटा और बेटी। उनकी चादरें आधी नीचे खिसकी रहती। वह उन्हें ठीक करता। एक पल के लिए वहीं खड़ा रह जाता। हर सुबह यही सोचता, आज काम मिला तो शायद बच्चों के लिए कुछ खाना, उनका स्कूल और जरूरत का इंतजाम हो जाए। लेकिन उसे कई कई दिन तक काम नहीं मिलता। वह बाहर निकलता, गली में वही बदबू, वही गंदगी, नाली भरी हुई, कूड़े के ढेर और पास की चाय की दुकान से उठती अदरक वाली चाय की खुशबू, तीनों आपस में घुली रहती। वह रोज उस दुकान के सामने रुकता, रोज सोचता, आज चाय पी लूं, फिर रुक जाता। पैसों की वजह से नहीं, चाय पीने से दिमाग हल्का हो जाता, और वह हल्का होना ही नहीं चाहता था। दिहाड़ी मजदूरी का अड्डा शहर के उस हिस्से में था जहां किसी जगह का नाम नहीं होता, बस एक खुला मैदान जहां हर सुबह 50-60 आदमी खड़े रहते। सबकी आंखें एक ही दिशा में, उस सड़क की तरफ जहां से ठेकेदार आता था। वह हमेशा बीच में खड़ा रहता, न सबसे आगे न सबसे पीछे। आगे खड़े लड़के जवान थे, पीछे खड़े बूढ़े। वह बीच में था, उम्र में भी, हालत में भी। उस दिन उसकी किस्मत ठीक थी, काम मिल गया, ईंट ढोने का। दोपहर तक उसके कंधे जलने लगे, हथेलियों में छाले पड़ गए, लेकिन वह गिनती करता रहता। 1 फेरा, 2 फेरे, 3। हर ईंट के साथ हिसाब चलता, आज कितने मिलेंगे, उसमें से दवा कितनी आएगी, बचे तो किराया, और अगर कुछ भी बचा तो बच्चों के लिए जूते और स्कूल का खर्च। लेकिन कुछ भी कभी नहीं बचता। शाम को जब वह घर लौटता, पत्नी जाग रही थी, आंखें धंसी हुई, आवाज कमजोर। आज डॉक्टर को दिखा पाए? उसने पूछा। वह सिर हिलाकर कहा। वह झूठ नहीं बोलता था और सच भी पूरा नहीं कहता था। उनके घर में सच हमेशा आधा बोला जाता था, पूरा सच बोलने की हैसियत नहीं होती थी। रात का खाना, पतली दाल, सूखी रोटी। बच्चे पूछते, पापा कल स्कूल जाऊं? वह कहता, देखेंगे देखेंगे। उनके घर का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द था। रात को उसे नींद नहीं आती। वह छत को घूरता,
टपकती बूंदें गिनता। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूमता, अगर वह बीमार पड़ गया तो? कोई बचत नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं, बस यह शरीर था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। अगले कुछ हफ्तों में हालात और बिगड़ गए। काम कम मिलने लगा, पत्नी की तबीयत और गिर गई। एक दिन मकान मालिक खुद आ गया। 2 महीने का किराया बाकी है, या पैसे दो या कमरा खाली करो। वह पहली बार रमेश ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की, बस थोड़ा समय दे दीजिए। मकान मालिक न हंसा न गुस्सा किया, बस इतना कहा, सबको अपनी कहानी सच्ची लगती है। उस दिन रमेश को पहली बार महसूस हुआ, उसकी कहानी सिर्फ उसके लिए सच्ची थी, दूसरों के लिए यह बस शोर था। उस शाम वह देर तक बाहर बैठा रहा। घर जाने का मन नहीं हुआ। घर अब आराम की जगह नहीं रहा, वह एक याद दिलाने वाली जगह बन गया था। तभी कोई पास आया और कहा, काम चाहिए। वह सिर उठाकर देखा। करीब 40 साल का आदमी खड़ा था, साफ कपड़े, शांत आंखें। नाम? रमेश ने पूछा। करण, उसने बोला। ज्यादा मेहनत नहीं, पैसे ठीक मिलते हैं। रमेश बिना सोचे पूछ बैठा, कितने? उसे बताया गया, महीने के 10,000। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब चल पड़ा। दवा, किराया, फीस, यह रकम उन सब से बड़ी थी। कोई गलत काम? रमेश ने पूछा। उसे हल्की मुस्कान के साथ कहा गया, गलत सही क्या होता है रमेश, बस हालात सही गलत होते हैं। रमेश चौंक गया, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया था। फिर करण ने कहा, जहां सब एक दूसरे को जानते हैं। यह सच भी था। इस शहर में गरीब एक दूसरे को बिना नाम जाने भी पहचान लेते थे। रमेश ने कहा, सोचकर बताऊंगा। कर्ण ने जाते जाते कहा, ज्यादा मत सोचो, कुछ मौके दूसरी बार नहीं आते। उस रात रमेश बहुत देर तक बैठा रहा। घर जाकर पत्नी को देखा, दोनों बच्चों को सोते देखा, और पहली बार उसने साफ महसूस किया, डर अब गरीबी से बड़ा नहीं रहा। यहीं से, बिना किसी शोर के, रमेश की जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर बढ़ने लगी जहां आगे क्या है यह किसी को साफ दिखाई नहीं देता। कुछ हफ्ते पहले वह घर लौट रहा था। थकान उसकी रीढ़ तक जा चुकी थी। उसके पास रोजी कमाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने कभी सपने नहीं देखे थे कि एक दिन शहर में किसी बड़े घर में माली की नौकरी करेगा, लेकिन यही अवसर था। करण, घर का मालिक, रमेश के बारे में पहले से जानता था। थोड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए करण ने उसे बुलाया था। रमेश, उसने कहा था, मुझे अपने बगीचे के लिए माली चाहिए। काम समय पर करो, ध्यान से करो, बाकी चीजें धीरे धीरे सीख लोगे। उस वाक्य में कोई लालच नहीं था, कोई बढ़ा चढ़ा वादा नहीं था, बस काम, जिम्मेदारी और भरोसा। तो रमेश ने हां कहा। बच्चों और पत्नी की जरूरतें उसके दिमाग में थीं। उसे यह नौकरी करनी थी। सुबह की हल्की ठंडी हवा और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। बगीचा छोटा था, लेकिन व्यवस्थित। पौधों की पंक्तियां, छोटे छोटे फूल, कुछ फलदार पेड़ और मिट्टी की खुशबू। रमेश ने सबसे पहले मिट्टी की जांच की। अच्छा, यहां पानी थोड़ा ज्यादा है, वहां सूखी मिट्टी है, उसने अपने आप से कहा। करण पढ़ाई कर रहा था। उसने बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, रमेश, ध्यान से काम करो, पौधों की जड़ें संभालो। रमेश ने धीरे धीरे काम शुरू किया।
मिट्टी खोदी, पौधों के आसपास गहरी खुरचाई की, पानी डाला, सूरज ऊपर चढ़ता गया, लेकिन काम रुका नहीं। कभी कभी हवा की हल्की सरसराहट, कभी कोई पत्ती गिरना, छोटी छोटी चीजें उसके अंदर डर पैदा कर रही थीं, लेकिन उसने खुद से कहा, बस काम पर ध्यान दो, कोई डरावनी चीज नहीं है। दिन खत्म होने के बाद वह घर लौट जाएगा। अब वह खुद की दृष्टि से सोचता। उसके मन में लगातार सवाल उठते। अगर पौधों को नुकसान हुआ तो कर्ण नाराज होगा। अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन घर में उसकी पत्नी और बच्चों की जरूरतें याद आती। वह खुद से कहता, बस काम करो, दिन खत्म करो, रोजी रोटी कमाओ। अब वह केवल माली नहीं था, वह जिम्मेदार रमेश बन चुका था। डर और उम्मीद दोनों उसके भीतर थे। हर पत्ती की सरसराहट, हर हवा का झोंका उसे याद दिलाता कि वह अकेला है, लेकिन काम उसका जिम्मा है। एक हफ्ते बाद करण ने उससे कहा कि बगीचे में कुछ और बदलाव चाहिए। रमेश, फूलों के आसपास मिट्टी ढक दो, कुछ पौधों को आगे खींचो ताकि सूरज की रोशनी उन्हें मिले। रमेश ने धीरे धीरे देखा कि यह काम केवल शारीरिक मेहनत नहीं है, यह अवलोकन का काम था। कौन पौधा ठीक से बढ़ रहा है, कौन पानी के बिना रह रहा है। हर दिन सूरज की दिशा, हवा की दिशा, मिट्टी की नमी, सब ध्यान रखना पड़ता था। दिन के समय काम करना ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन लगातार शारीरिक मेहनत, बच्चों और घर की चिंता और शहर की आवाजें, सब मिलकर उसके मन में एक अलग तरह की थकान और तनाव पैदा कर रही थीं। काम वास्तविक था, लेकिन कभी कभी छोटे डर बनने लगते, जैसे हवा का अचानक झोंका और पत्तियों की सरसराहट, आंगन में किसी बिल्ली का छिपकर चलना, दूर से कुत्ते की भौंक, कभी कभी पुराने पेड़ की शाखा का टूटना। ये सब प्राकृतिक थे, लेकिन अकेले काम करते समय मन में डर पैदा कर देते थे। उसने खुद को कई बार समझाया, यह सब प्राकृतिक है, डरावनी चीजें नहीं हैं। लेकिन धीरे धीरे मन में रहस्य और सस्पेंस बनना शुरू हुआ। रोज सुबह वह बगीचे में आता, मिट्टी तैयार करता, पौधों को पानी देता, सूखी या रोगग्रस्त पत्तियों को हटाता, फूलों के आसपास मिट्टी और खाद डालता। शाम को काम खत्म करता और घर लौटता। घर लौटते समय बच्चों की नींद, पत्नी की हालत और जेब में पैसे का हिसाब सब उसके मन में रहता। यह दिनचर्या धीरे धीरे उसके शरीर और मन को थकाती, लेकिन हर दिन वह खुद को बताता, बस काम पूरा कर, यह नौकरी तुम्हारे परिवार के लिए जरूरी है। पहले दिन डर, दूसरे दिन थकान, तीसरे दिन सोच, हर दिन कुछ नया। अब वह केवल शारीरिक रूप से माली नहीं था, वह मानसिक रूप से भी मजबूत होने लगा। छोटे शैडोज, छोटी आवाजें, आंगन की खामोशी, सब उसे याद दिलाती कि वह अकेला है, लेकिन जिम्मेदारी भी उसका है। करण कभी कभी पढ़ाई से बाहर आता, सिर्फ इतना कहता, रमेश, ध्यान रखो, पौधे ठीक से रहें, कोई गलती मत करना। उसकी बातों में कोई धमकी नहीं थी, बस अपेक्षा और निगरानी। 1 महीने बाद वह बगीचे का हिस्सा बन गया। उसे पता था कि पौधों को कैसे संभालना है। छोटे शैडोज या आवाजें अब डर नहीं देती थीं, लेकिन सस्पेंस और तनाव अभी भी रहता था, क्योंकि शहर में अकेले काम करना और जिम्मेदारी लेना हमेशा नर्वसनेस पैदा करता है।
अब वह केवल माली रमेश नहीं था, वह जिम्मेदार, सतर्क और चौकस रमेश बन चुका था। डर वास्तविक था, सस्पेंस स्वाभाविक था और काम उसके लिए परिवार की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। अब यह कहानी मैं रमेश के नजरिए से सुनाऊंगा। कुछ हफ्तों से मैं रोज कर्ण के घर माली की नौकरी कर रहा था। दिन का काम थकाने वाला था, लेकिन मुझे पता था कि यही मेरे परिवार के लिए जरूरी है। कर्ण ने मुझे घर के बाहर बगीचे के एक कोने में एक छोटा सा कमरा दिया था। कमरा साधारण था, एक बिस्तर, एक छोटी मेज और एक खिड़की जो बगीचे की ओर खुलती थी। लेकिन यह कमरा बगीचे की सीमा के अंदर ही था ताकि कर्ण मुझे करीब से देख सके। शुरुआत में मुझे यह कमरा केवल आराम के लिए लगता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि कर्ण ने यह कमरा मुझे सिर्फ रहने के लिए नहीं दिया। यह एक तरह से मुझे बगीचे और उसके आसपास की हर गतिविधि देखने के लिए भी था। घर के पीछे एक शमशान घाट जो मेरे कमरे की खिड़की से दिखाई पड़ता था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। कुछ बड़े पेड़, सूखी पत्तियों की गंध, मिट्टी की पुरानी खुशबू। शुरुआत में मैंने वहां कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन जब मैं काम से थोड़ा लेट हो गया तो देखा कि कर्ण का घर के आंगन से बाहर वही शमशान घाट मेरी नजर में आ गया। उस दिन मेरे अंदर जिज्ञासा उठी, यह जगह इतनी सुनसान है, फिर लोग यहां बिना काम के क्यों आते हैं? कुछ दिन बाद जब मैं अपने कमरे में बैठा था, मैंने देखा कि शमशान घाट में कुछ लोग बैठे हैं। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आया। वे लोग शांत और स्थिर थे। काफी देर तक वही बैठे रहे, जैसे कोई साधना कर रहे हों। मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। वैसे तो मैं इन सब चीजों में विश्वास करता था, तंत्र, साधना, मंत्र, लेकिन मैंने कभी अपनी आंखों से ऐसा देखा नहीं था। दिल धड़क रहा था, डर भी था, लेकिन जिज्ञासा इतनी थी कि मैं कुछ कर न सका। मैं अपने कमरे से चुपके से निकला, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखें शमशान घाट पर टिक गईं। मैं एक पेड़ के पीछे छुप गया और धीरे धीरे उनकी गतिविधि देख रहा था। वे लोग शांत, स्थिर और ध्यान केंद्रित थे। कुछ हाथ जोड़कर बैठे थे, कुछ धीरे धीरे मंत्र बोल रहे थे। कभी कभी हाथ ऊपर उठाते, कभी जमीन पर झुकते। मैंने सोचा, सच में ये तांत्रिक हैं, यह असली साधना है। लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि एक तांत्रिक की नजर सीधे मुझ पर पड़ी है। मेरी दिल की धड़कन रुक गई। मैं समझ गया, उसने मुझे देख लिया है। तांत्रिक ने अपनी आंखों के इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। उसका चेहरा लाल, आंखें तेज और चमकदार। गुस्से में बोला, मूर्ख इंसान, हमारी साधना को छुपकर देख रहा है। मैं कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तांत्रिक बस मेरी तरफ देख रहा था। उसकी लाल आंखें ऐसे देख रही थीं जैसे उसने मेरे सारे जीवन को पढ़ लिया हो। मेरे मन में हड़कंप मच गया। मैं डर, आश्चर्य और उलझन में था। तभी तांत्रिक ने धीरे धीरे बोला, मुझे पता है तू कौन है। तेरा नाम रमेश है। तू पास के गांव से है। तेरी पत्नी बीमार है और तेरे 2 बच्चे हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। आपको यह सब कैसे पता महाराज? मैंने फुसफुसाया। तांत्रिक ने कहा,
मैंने तेरी पूरी जन्म कुंडली देखी है और ये बातें केवल तुझसे ही संबंधित हैं। अब मेरा मन डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। मैंने महसूस किया यह सिर्फ साधारण इंसान या किसी गांव का तांत्रिक नहीं था। इसकी शक्ति और ज्ञान असाधारण था। मैं अब छुपने की बजाय और करीब गया। मैंने सोचा, अगर यह सच है तो मैं भी सीख सकता हूं, लेकिन डर क्या करूंगा। लेकिन तांत्रिक की लाल आंखें, उसकी शक्ति और उसकी शांत लेकिन ऑथोरिटेटिव मौजूदगी ने मेरे मन में बहुत डर पैदा कर दिया। मैं कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे बोला, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तांत्रिक बस मुझे देख रहा था। उसकी आंखों की चमक में डर और सम्मान दोनों महसूस हुए। फिर उसने धीरे धीरे बताया कि वह हमारी दुनिया से परे चीजें जान सकता है और कुछ बातें हमें सिखा भी सकता है। तांत्रिक की बातें सुनते ही मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। मुझे लगा अब और खड़ा नहीं रहा जाएगा। मैं वहीं मिट्टी पर गिर पड़ा, सीधे उसके पैरों में। महाराज, मेरी आवाज टूट रही थी। आपको तो सब पता है मेरी हालत क्या चल रही है। घर में बीमारी है, बच्चों का पेट खाली रहता है। अब और सहने की ताकत नहीं बची। मुझे मेरी इन समस्याओं का कोई उपाय बता दीजिए। तांत्रिक ने मुझे उठाया नहीं, वह बस ऊपर से मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में दया नहीं थी, न ही गुस्सा, बस एक ठंडा सा भाव। कुछ पल बाद उसने कहा, एक साधना है। मेरे सीने में धड़कन तेज हो गई। मैंने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। अगर कर सको तो कर लो। मैंने तुरंत पूछा, कैसी साधना महाराज? तांत्रिक ने मेरी आंखों में देखते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, कर्ण पिशाचिनी साधना। उस नाम को सुनते ही मेरी रीढ़ में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन शब्द अपने आप डर पैदा कर रहा था। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, यह साधना कैसी होती है? तांत्रिक ने चारों ओर देखा। शमशान घाट की हवा अचानक भारी लगने लगी, जैसे पेड़ों ने सांस रोक ली हो। उसने कहा, साधना सिर्फ 11 दिनों की है, लेकिन इन 11 दिनों तक तू कुछ खाएगा नहीं, कुछ पिएगा नहीं। मेरे मुंह से हल्की सी आवाज निकली, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसने दोहराया। मैंने सूखा गला निकला। 11 दिन बिना खाए पिए। लेकिन तभी उसने आगे कहा, अगर तू यह साधना पूरी कर ले तो तू जो चाहेगा वही होगा। मेरे दिमाग में बच्चों के चेहरे घूम गए, पत्नी की बीमार आंखें, खाली बर्तन। लेकिन तांत्रिक की आवाज फिर गूंजी, पर एक बात याद रखना। मेरी सांस रुक गई। जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी तो वह तुझसे 3 वचन मांगेगी, और अगर उसकी आवाज और भारी हो गई, अगर तूने उन वचनों को तोड़ा तो तेरी मौत बहुत भयानक होगी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने कांपते स्वर में पूछा, कौन से वचन? तांत्रिक ने एक एक करके कहा, पहला, तू कभी किसी भगवान की पूजा नहीं करेगा। मेरे हाथ सिहर गए। दूसरा, तू उसके अलावा किसी और औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। तीसरा, वह खुद सही समय पर बताएगी। मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मैं डर भी रहा था और कहीं अंदर से लालच भी जाग रहा था।
तांत्रिक ने धीमी गहरी आवाज में आगे कहा, साधना 11 दिन तक चलेगी। रोज का समय सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। जगह वही कमरा जो करण के घर के बगीचे में दिया गया है। कमरे में केवल मिट्टी की चटाई हो, कोई बिस्तर या कुशन नहीं। कमरे में किसी भी प्रकार की भोजन या पानी की चीज नहीं। पद्मासन या सुखासन में बैठना, पीठ सीधी रखनी, हाथ कमर पर या घुटनों पर रखे, सांस गहरी और स्थिर रखें। तांत्रिक ने मुझे हाथ की सही मुद्रा दिखाई। यह मुद्रा तुझे कर्ण पिशाचिनी की शक्ति से जोड़ती है। तांत्रिक ने धीरे से कहा, अब मैं तुझे साधना के मंत्र दूंगा। नाम में नहीं, केवल उच्चारण और ध्यान में रहना। मन को एकाग्र कर सही धैर्य और श्रद्धा से जाप करना। मंत्र का उच्चारण रोज सुबह और शाम। मन एकाग्र और स्थिर रखना। मंत्र के साथ ध्यान केवल कर्ण पिशाचिनी पर केंद्रित करना। पहला चरण, कमरे में शांत होकर बैठो, आंखें बंद कर केवल मंत्र का उच्चारण कर। शरीर में किसी भी हलचल से बचो। दूसरा चरण, 11 दिन तक खाना पानी त्याग। भूख और प्यास सहना पड़ेगा, लेकिन संयम रखो। तीसरा चरण, वातावरण के बदलाव का अनुभव करना। हवा, आवाज, छाया सब देखना और महसूस करना। डर को पहचानो, लेकिन प्रतिक्रिया मत देना। चौथा चरण, यदि कोई आवाज या दृश्य आए, जैसे किसी का फुसफुसाना, छूने की कोशिश, तो आंखें न खोलना, केवल ध्यान और मंत्र में लगे रहना। पांचवा चरण, 11वें दिन, जब कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो जाएगी, वह स्वयं बताएगी, तभी आंखें खोलना। वचनों का नियम, कभी किसी भगवान की पूजा नहीं करनी। केवल कर्ण पिशाचिनी के अलावा किसी और औरत के बारे में सोचना नहीं। तीसरा, सही समय पर कर्ण पिशाचिनी स्वयं बताएगी। मैंने तांत्रिक की बातें ध्यान से सुनी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, पसीने की बूंदें माथे पर। मैंने कमरे में चटाई बिछाई, पद्मासन में बैठा, हाथ सही मुद्रा में रखे, आंखें बंद की। तांत्रिक ने मुझे बताया कि यह केवल मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा है। इस साधना में भय, भूख, प्यास और अजीब आवाजें सब अनुभव होंगे, लेकिन यदि मन और ध्यान स्थिर रहेगा तो साधना सिद्ध होगी। शुरुआत में सब सामान्य लगा। धीरे धीरे मुझे लगा कि कोई मेरे पास है। हवा कमरे में अचानक भारी और ठंडी हो गई। कानों में फुसफुसाहटें, कभी महिला की, कभी अज्ञात स्वर की। शरीर कांपने लगा, पर मैंने आंखें नहीं खोली। हर मंत्र के जाप के साथ मन में केवल कर्ण पिशाचिनी की शक्ति का ध्यान। भय और लालच दोनों मन में चल रहे थे। रमेश की साधना पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह सब उसके जीवन को बदलने वाला था। तुम समझो, साधना पूरी होते ही कर्ण पिशाचिनी ने उसके सामने प्रकट होना शुरू किया। उस रात जब रमेश अपने कमरे में बैठा था, उसकी आंखें बंद, मन खाली और शरीर थक कर बेबस था। अचानक वही आवाज फिर आई, रमेश। और इस बार जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह उसके सामने खड़ी थी। सुनो, डरावनी नहीं बल्कि अत्यंत सुंदर। इतनी सुंदर कि सामने देखकर रमेश खुद को भूल गया। उसकी आंखें बड़ी, चमकदार और गहरी। उसका चेहरा ऐसा कि किसी ने सुना हो तो कहना ही पड़े, सच में देवी जैसी। बाल खुले,
काले और लंबे। कमरे की हवा उनके बीच से बह रही थी और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान दिल में उतर जाती थी जैसे कोई जादू। फिर उसने रमेश से अपने 3 वचन लिए। पहला, किसी भी भगवान की पूजा नहीं करनी। दूसरा, उसके अलावा किसी और औरत के बारे में सोचना भी नहीं। तीसरा वचन, समय आने पर वह स्वयं बताएगी। और वह गायब हो गई। रमेश उस कमरे में अकेला, पर अब पहले जैसा नहीं था। वह जान गया था कि अब उसके जीवन में कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा। अब रमेश धीरे धीरे साधना के नियमों का पालन करने लगा। हर रोज, हर पल उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था, कर्ण पिशाचिनी की स्मृति, और उसके कानों में आवाज गूंजती, ऐसा कर, वैसा कर। जो वह सोचता वह पहले ही बता देती। यही असली बदलाव था। रमेश अब सोचने लगा, क्या करना है, कौन सा कदम उठाना है। कभी कभी वह डर से कांप उठता, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाती। धीरे धीरे सट्टा खेलने की आदत शुरू हुई। रमेश पहले कभी ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब कर्ण पिशाचिनी उसकी मदद कर रही थी। कौन सा नंबर लगाना है पहले से ही बता देती। वह डरता, लेकिन फिर भी उसके निर्देशों पर चलता और जीतता। हर बार कुछ ही समय में रमेश के पास पैसा आने लगा। पहले छोटे छोटे नोट, फिर बड़े। रमेश अमीर होने लगा। इसके साथ उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। वह रोज शराब पीने लगा। दिन और रात, बच्चों की परवाह कम, पत्नी से बातचीत कम। अब उसका जीवन केवल पैसा और कर्ण पिशाचिनी की आज्ञाओं तक सीमित रह गया। रमेश के मन में कुछ भी सोचते ही कर्ण पिशाचिनी की आवाज उसके कान में गूंज जाती। आज यह करो, वह मत करो। उसका जीवन पूरी तरह उसके हाथ में था। सट्टा, पैसा, जीत, हार, सब कुछ उसकी आज्ञा से। रमेश डरता, पर जीत की आदत उसे और गहरा खींचती। देखते ही देखते रमेश के पास सब कुछ था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रमेश अब वही नहीं रहा जो पहले था। हर चीज उसके काबू में थी, पैसे, वस्तुएं, स्थिति, लेकिन उसका मन, वह मन बिगड़ने लगा। हर दिन शराब, दिन रात का थकावट, बच्चों और पत्नी से दूरी। अब रमेश केवल कर्ण पिशाचिनी और अपने लाभ के बीच जी रहा था। रमेश के पास अब सब कुछ था, पैसा, शराब, रुतबा, और यही सबसे बड़ा जहर था। एक शाम शराब के नशे में डगमगाते हुए रमेश की नजर एक लड़की पर पड़ी। लड़की साधारण थी, लेकिन उस वक्त रमेश की आंखों में होश नहीं था, नीयत थी। वह पल छोटा था, लेकिन उसी पल दूसरा वचन टूट गया। नशे में रमेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की घबरा गई, शोर मचा, लोग जमा होने लगे। रमेश किसी तरह वहां से निकल आया, लेकिन उस पल कर्ण पिशाचिनी ने कुछ नहीं कहा। न आवाज आई, न चेतावनी, और यही सबसे डरावनी बात थी। उस रात का बदला हुआ सन्नाटा। उस रात घर में अजीब सा सन्नाटा था। हवा भारी थी, जैसे किसी ने कमरे की सांस रोक दी हो। दिए की लौ कांप रही थी। रमेश अपने कमरे में गया। वही कमरा, वही चटाई। वह नशे में था, लेकिन भीतर कहीं एक डर जाग चुका था। तभी कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, और फिर वह आई। इस बार उसका रूप वैसा नहीं था,
जैसा रमेश ने पहली बार देखा था। सुंदरता अब भी थी, लेकिन वह सुंदरता काटने वाली थी। उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरी भूखी अंधेरा थी। उसकी मुस्कान गायब थी, चेहरे पर सिर्फ क्रोध। उसकी आवाज कमरे में गूंजी, कानों में नहीं, दिल की गहराई में। वचन तुमने तोड़ा। रमेश पीछे हटा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। नशा उतर चुका था। वह समझ चुका था, अब माफी नहीं है। वह रात, उस रात क्या हुआ यह किसी ने नहीं देखा। बस आवाजें आईं, रमेश की चीखें, ऐसी चीखें जो आदमी तभी निकालता है जब उसे समझ आ जाए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। पूरे घर में चीखें गूंज उठीं। उसकी पत्नी दौड़कर आई। बच्चे डर के मारे रोने लगे। वे दरवाजा पीटते रहे बार बार, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। और फिर अचानक सब शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावना होता है। जब दरवाजा खुला तो जो दृश्य सामने था उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। रमेश अंदर पड़ा था, लेकिन वह रमेश नहीं लग रहा था। कमरा अस्त व्यस्त था, जैसे किसी भयानक शक्ति ने वहां अपना क्रोध उतार दिया हो। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत था। ऐसा नहीं जैसा किसी इंसान के हाथों से हो सकता है, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया हो। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें ऐसा डर जमा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसान नहीं देख सकता। उसकी पत्नी वहीं बैठ गई। बच्चों की चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं। रमेश ने बहुत कुछ पाया, लेकिन उसने वचन तोड़ा। और कर्ण पिशाचिनी वचन तोड़ने वालों को कभी नहीं छोड़ती। आज भी लोग कहते हैं, उस घर के पास से रात में गुजरते वक्त हवा अचानक ठंडी हो जाती है, और कभी कभी एक आदमी की दबी दबी चीख और एक औरत की धीमी हंसी हवा में तैरती महसूस होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे और हॉरर, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना जरूर। और आगे मिलते हैं एक और ऐसी ही कहानी के साथ।